Now, on your screen, you can see a format of company's balance sheet. मैंने इसको जूम इन इसलिए कर दिया है जिससे कि मैं पूरे फॉर्मेट को एक साथ आपको रिवाइज करवा सकूं, पूरे फॉर्मेट को एक साथ आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आप जरूरत समझे तो आप इसको जूम आउट भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, है ना। जब भी आप चाहें इसको अपनी खुद की स्क्रीन पे आप बड़ा करके देख सकते हैं। Now the thing is, the format of company's balance sheet is given under Schedule 3, Part 1 of the Companies Act 2013, which is presented on your screen. The format of balance sheet is in the vertical form. Vertical form means, first of all, we will present the liabilities on the top, and after that, where the liabilities will end, after that we will present the assets first thing. Okay, now it means the balance sheet can be divided into how many parts? The balance sheet can be divided into two parts. That is, one will be the liabilities, equity and liabilities, and another will be the assets. सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में क्या रखना है? That is, the company's balance sheet will be divided into two parts. One is known as equity and liabilities, and second one will be known as the assets. Clear? After that, now you have to understand, that is, in the equity and liabilities, how many headings are there and how we have to memorize those. तो अब मैं इसको बड़ा कर देता हूं। सबसे पहला तो अभी तक हमने क्या समझा? That is, the company's balance sheet is divided into two parts. The first part is known as equity and liabilities, and second part is known as assets. अगर कोई भी डाउट लगे तो आप बीच में बोल सकते हैं, क्योंकि मैं मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। So the first part is known as equity and liabilities, and second part is known as assets. Now we are coming to the first part. First part में जितनी भी आपके सामने आपको headings और सब headings नजर आ रही हैं, उसे हम देखते हैं. So the equity and liabilities can be further divided. The equity and liabilities can be further divided into four parts. Equity and liabilities को आप कितने parts में divide करेंगे? You will divide it into four parts. The first one will be called as shareholders fund. Second is known as share application money pending allotment. Third is known as current non-current liabilities, and fourth is known as current liabilities. तो देखिए कितना सिंपल है याद करना। सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके बाद में पहले नॉन करंट फिर करंट। लाइबिलिटीज दो ही तरीके होती हैं आपकी, या तो नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी या फिर करंट लाइबिलिटीज होंगी। क्योंकि मैंने हेडिंग में क्या लिखा है, हेडिंग में हमने लिखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। देखिए आप हेडिंग क्या लिखी है हमने इसमें, हेडिंग लिखी है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी में क्या आएगा? इक्विटी में आता है शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स के लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट हेडिंग पे लिख दिया शेयर होल्डर्स फंड, और सेकंड वाली हेडिंग भी उसी से रिलेटेड है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हाउएवर, बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है, फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस, दिस सेकंड हेडिंग, दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये वाला जो पॉइंट है आपका, second second heading, that is share application money pending allotment, this will not be evaluated in your board examinations. हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें ये वाला हेडिंग का डिटेल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, हमें पता जरूर होना चाहिए, that is equity and liabilities is divided into four categories. The first is known as shareholders fund, सेकेंड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये दोनों तो इक्विटी से रिलेटेड हो गए। दूसरा लाइबिलिटी से रिलेटेड दो ही है, एक तो नॉन करंट और करंट। क्लियर आया समझ में? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू, कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फोर सब कैटेगरीज। फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड इज नॉन करंट लाइबिलिटीज, फोर्थ इज करंट लाइबिलिटीज। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब हमें देखना है कि शेयर होल्डर्स फंड में आपको क्या क्या लेना है। तो शेयर होल्डर्स फंड की टोटल 3 सब हेडिंग्स होंगी, विच इज शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। और इसमें भी आपको मेनली किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? मेनली यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओवर द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। क्यों ऐसा? बिकॉज अगेन द बोर्ड हैज एलिमिनेटेड द डिटेल ऑफ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा जाएगा। लेकिन फिर भी इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स फंड में कितने सब हेडिंग्स होती हैं। शेयर होल्डर्स फंड में टोटल
3 सब हेडिंग्स होती हैं। एक बार वापस से रिकैप लेते हैं। The balance sheet is divided into how many parts? The balance sheet is divided into 2 parts named as equity and liabilities and assets. ठीक है। Equity and liabilities is divided into how many parts? Equity and liabilities is divided into 4 parts named as shareholders fund, share application money pending allotment, non-current liabilities and current liabilities. ठीक है, ओके। उसके आगे बढ़ते हैं। Let us see. Shareholders fund is divided into how many parts? Shareholders fund is divided into 3 sub parts named as share capital, reserves and surplus and money received against share warrant. जिसमें से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, नहीं समझना है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का डिटेल हमें नहीं समझना है, नहीं पढ़ना है। तो मेनली आपको कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है कि ये जो शेयर कैपिटल आपके सामने लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, रिजर्व सरप्लसेस में क्या क्या आता है, ठीक है, ये आपको समझना है। इसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज को हमें समझना है और करंट लायबिलिटीज को हमें समझना है। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपके माइंड में क्लियरिटी आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। क्या पढ़ा हमने? Balance sheet is divided into how many parts? Balance sheet is divided into 2 parts, that is equity and liabilities and assets. Equity and liabilities is divided into 4 parts, that is shareholders fund, money, share application money, pending allotment, non-current liabilities and current liabilities. After that, shareholders fund is divided into 3 parts, that is share capital, reserve surplus and money received against share warrant. जिसमें से money received against share warrant तो हमें समझना नहीं है, पढ़ना नहीं है। तो मेन अब कॉन्सेंट्रेट हम करेंगे शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस पे। शेयर कैपिटल के बारे में वैसे तो कंपनी अकाउंट्स जब मैंने आपको पढ़ाए थे, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो शेयर कैपिटल कितने काइंड्स के होते हैं, द टाइप्स कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था। लेकिन एक बार हम क्विक रिकैप जल्दी से ले लेते हैं यहाँ पे रिगार्डिंग द शेयर कैपिटल। और आप में से जिस किसी को भी याद हो तो मुझे बोल के बता सकता है कि शेयर कैपिटल में टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज authorized share capital. Okay. The second one is known as Issued share capital. the third will be known as Subscribed share capital. Okay. Subscribed share capital में क्या further सब heading होंगी? Sir, subscribed and fully paid up and subscribed and not fully paid up. दूसरों को भी तो चांस दे दो। Yes or no? Yes sir. जी बताइए, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में क्या है सब हेडिंग्स होंगी? Subscribed and fully paid up and subscribed but not fully paid up. आवाज तो बहुत तेज आ रही है। इतना धीरे अगर मैं बोलूंगा तो आपको सुना आएगा? जी अंतरिक्ष, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सेकंड आएगा इसमें क्या? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, चलिए अब एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, नॉट फुली पेड अप। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कॉल्स इन एरियर, तो वो किस में लिखेंगे आप? ये आपके सामने जो मैंने हेडिंग सब हेडिंग्स लिखी हैं, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्या कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर किसका पार्ट बनेगा? So subscribed share capital. Subscribed but not fully paid up. एग्जैक्टली, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल अगर आप बोलते हैं तो वो तो हो जाएगा हेडिंग, और अगर सब हेडिंग उसके लिए लिखने के लिए आए तो उसमें हम लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में इट विल बी शोन एज डिडक्शन। अगर आप सिंपली लिख देते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप तो आंसर सही नहीं होगा। आपको क्या लिखना है? दैट इट विल बी शोन एज डिडक्शन इन द सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ये सब हेडिंग में बात आती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको समझना है। सिंपली लिखा हुआ जाएगा कॉल्स इन एरियर, राइट डाउन द हेडिंग एंड सब हेडिंग। Calls in advance, write down the heading and subheading. Share capital, write down the heading and subheading. इस तरह से क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, और उसमें टोटल आपको 6 आइटम्स गिवन होंगी, और उन सारी 6 आइटम्स के आपको बस हेडिंग और सब हेडिंग लिखनी है। इट मींस हाफ मार्क ईच फॉर ईच आइटम। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें टोटल 6 आइटम्स आपको गिवन होंगी, और उन आइटम्स के आपको हेडिंग और सब हेडिंग लिखनी होगी। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर मैं पूछता हूं कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर के लिए आप हेडिंग लिखेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और उसके लिए या फिर आप शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं, और उसके लिए आप फिर सब हेडिंग लिखेंगे दैट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्लियर है यहां तक का?
तो ये हो गया हमारा सब शेयर कैपिटल के क्लासिफिकेशन। दैट इज शेयर कैपिटल में ऑथराइज शेयर कैपिटल होगा, इशूड शेयर कैपिटल होगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगा, और सब्सक्राइब में फिर उसके दो सब डिविजन हो जाएंगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद में हम बढ़ते हैं सेकंड हेडिंग यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में आप लिख सकते हैं हमारे पास में रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में हो सकता है क्या, इट मे बी प्रॉफिट एंड बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और सोच के बताइए क्या क्या हो सकता है आपके पास में रिजर्व सरप्लसेस में। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक आइटम हो सकता है। क्या हुआ, बाकी कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा? बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक हमने पढ़ा था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो ये किस में आएगा? ये भी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में आएगा। ठीक है, इसके बाद में एक हमने पढ़ा था डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये सब आप नोट डाउन करते जाना। क्या है कि बुक में तो गिवन है ही, ऐसा नहीं कि बुक में गिवन नहीं है, लेकिन बुक हम पढ़ते कहाँ हैं, तो इसलिए नोट डाउन करते जाना। तो बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है अगर प्रॉफिट होगा यानी क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो भी इसमें लिखा जाएगा, और अगर सपोज डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस है तो वो भी इसमें लिखा जाएगा एज अ नेगेटिव फिगर। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वो रिजर्व सरप्लसेस का पार्ट बनेगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व वो रिजर्व सरप्लसेस का पार्ट बनेगा। जनरल रिजर्व्स वो भी आपका रिजर्व सरप्लसेस का पार्ट बनेगा। और कोई अगर किसी के माइंड में आ रहा हो तो बताओ क्या आ सकता है? कैपिटल रिजर्व ये भी आपका रिजर्व सरप्लसेस का पार्ट बनेगा। ठीक है, इसी तरह से कोई भी रिजर्व है, इट मे बी द जनरल रिजर्व, इट मे बी द स्पेसिफिक रिजर्व, इट मे बी द रेवेन्यू रिजर्व, और इट मे बी द कैपिटल रिजर्व। एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्व विल बी एन आइटम शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। अब सपोज कीजिए मैंने आपको लिख के दे दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसका हेडिंग और सब हेडिंग बताओ, तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के लिए सब हेडिंग तो लिखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, और हेडिंग लिखोगे क्या? शेयर होल्डर्स फंड। आई रिपीट, अगर एग्जामिनेशन में आपको आ जाता है व्हाट विल बी द हेडिंग एंड सब हेडिंग फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के लिए सब हेडिंग तो होगी रिजर्व्स एंड सरप्लस, और मेन हेडिंग होगी शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर है यहां तक का? आगे देखिए, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये हमें इवेल्युएट करना नहीं है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस, इट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। तो नेक्स्ट आते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी हमारे एग्जामिनेशन में इवेल्युएट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में, हालांकि ये आपको एग्जामिनेशन में इवेल्युएट नहीं होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, लेकिन फिर भी बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। देखिए, आपने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ा है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में क्या होता था, सबसे पहले हम शेयर्स इशू करते थे, तो एप्लीकेशन पर मनी रिसीव करते थे। जब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाता था तो हम शेयर्स को अलॉट करते थे, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू करते थे, फिर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करते थे, फिर हमें फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होता था, फिर फाइनल कॉल मनी ड्यू करते थे, फाइनल कॉल मनी रिसीव होता था। यानी कि जब आपको शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होता था उसके बाद आप शेयर्स को अलॉट करते थे। लेकिन क्या ये काम एक ही दिन में होता था? फॉर एग्जाम्पल कि आज 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर को आपने शेयर इशू किए मार्केट में, और 3 दिसंबर को आपने मनी रिसीव किया, और 4 दिसंबर को आप अलॉट भी कर देंगे, कैसा होता था? नहीं। एक्चुअली जब भी एक कंपनी, whenever a company invites applications to subscribe the shares in the general market, it provides certain time. For example, हमने 2 months का या 3 months का टाइम पीरियड दे दिया अपने जनरल पब्लिक को शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, और ये शेयर्स हमने इशू किए थे 1 मार्च को शेयर्स इशू करके, और आपने 2 मंथ्स का टाइम दिया अपने शेयर होल्डर्स को कि मेरे शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। यानी कि आपका जो शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस आप स्टार्ट करोगे वो कौन सी डेट पे आप स्टार्ट करोगे? 1 मई पे, क्योंकि 1 मार्च पे जब आपने शेयर्स इशू किए और 2 मंथ्स का टाइम आपने दिया है, इसका मतलब मार्च एंड अप्रैल 2 महीने आप वेट करेंगे कि लोगों से आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो, और उसके बाद में जितने लोगों से आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा
उतने लोगों को आप शेयर्स अलॉट कर देंगे फर्स्ट में पे, और वो मनी आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। वो मनी आपका कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या आई? सिचुएशन ये आई कि मुझे 31 मार्च पे अपनी बैलेंस शीट को क्लोज करना है। 31 मार्च पे तक मुझे कुछ एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गए, लेकिन क्या मैं उनको शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि शेयर्स का अलॉटमेंट तो होगा 1 मई पे। तो 31 मार्च पे जब मैं अपनी बैलेंस शीट क्लोज कर रहा हूँ, उस डेट तक जो भी मुझे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, आई रिपीट, ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द बैलेंस शीट, जो भी मुझे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, जिसे मैंने अभी शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, उसे मैं बोलूंगा शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, द एप्लीकेशन मनी जिसके ऊपर अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, ये होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्योंकि जैसे ही आप अलॉट कर देंगे वैसे ही वो अमाउंट फिर कहां चला जाएगा? एज सुन एज यू विल अलॉट द शेयर्स एक बार अलॉट होने के बाद तो ये अमाउंट आपको ऑटोमेटिकली यहां से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया आपको? जैसे आपने शेयर्स अलॉट किए फिर तो वो शेयर कैपिटल में मनी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन कब तक की है? ये सिचुएशन है कि जब तक आपने शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, तो फिर आप उसको बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हालांकि एग्जामिनेशन में मैंने जैसे कि बताया आपको, ये अमाउंट यहाँ पे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, पर जैसे कि मैंने बताया कि एग्जामिनेशन में ये इवेल्युएट नहीं होगा, तो ज्यादा डिटेल आपको इसकी समझने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। The company's balance sheet is divided into two parts. First one is equity and liabilities. Second is known as assets. मेरे साथ साथ बोलेंगे आप सब लोग, ठीक है? तो first one is equity and liabilities. Second one is asset. फिर equity and liabilities को हम कितने parts में divide करेंगे? Equity and liabilities will be divided into 4 parts. That is shareholders fund, share application money pending allotment, non-current and current. ठीक है? इसके बाद में shareholders fund को आप कितने parts में divide करेंगे? Shareholders fund can be divided into 3 sub parts. That is share capital, reserve surplus and money received against share warrant, जिसमें से money received against share warrant के डिटेल ज्यादा हमें चाहिए नहीं। फिर शेयर कैपिटल के कितने आइटम्स हो सकते हैं? तो शेयर कैपिटल में हमारे पास हो सकता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, और सब्सक्राइब में हो सकता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। क्लियर है? उसके बाद में रिजर्व सरप्लसेस की बात करें तो रिजर्व सरप्लसेस में हमारे पास हो सकता है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, लॉस है तो अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस हो जाएगा, नेगेटिव शो हो जाएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और एनी अदर सॉर्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस विल बी शोड अंडर द हेडिंग रिजर्व सरप्लस। ठीक है? यहां तक किसी के माइंड में कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सपोज मैं एक आइटम देता हूं आपको, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मैंने आइटम दिया आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बताइए उसका हेडिंग और सब हेडिंग। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो हो जाएगा उसका हेडिंग। अब बताइए उसका सब हेडिंग क्या होगा? क्योंकि हमें मेन हेडिंग भी लिखना है और सब हेडिंग भी लिखना है, तो मेन हेडिंग तो हो गया शेयर कैपिटल, करेक्ट है। सब हेडिंग क्या होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट के लिए? Subscribe but not fully paid Subscribe up. but not fully paid up. इनकम्प्लीट आंसर है। आपको सब हेडिंग में लिखना है शोन एज एन एडिशन टू द सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है? जैसे मैंने कॉल्स इन एरियर के लिए आपको बताया शोन एज अ डिडक्शन, इसी तरह से शेयर फॉरफीचर के लिए आप क्या लिखेंगे? शोन एज एन एडिशन। ये लिखना जरूरी होता है, जो आइटम्स एड लेस करके हम दिखाते हैं उनके लिए एडिशन और डिडक्शन ये वर्ड भी लिखना जरूरी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां तक किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। नो सर, क्लियर है सर। चलिए ठीक है, क्लियर है सर। तो बैलेंस शीट में Yes. दो, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और सॉरी बैलेंस शीट में दो पार्ट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 पार्ट्स, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन में पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट एंड करंट। उसके बाद में शेयर होल्डर्स फंड में 3 पार्ट्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, जिसमें से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट और शेयर एप्लीकेशन में पेंडिंग अलॉटमेंट को ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, दीज आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज पे। नॉन करंट लायबिलिटीज इज अगेन further subdivided into 4 parts and current liabilities is also further subdivided into 4 parts। बहुत अच्छा सा है। नॉन करंट लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं, एक नॉन करंट एक करंट।
तीसरी तरह की तो लाइबिलिटी होती ही नहीं है, या तो लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म की होगी या लॉन्ग टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म है तो उसको बोलेंगे नॉन करंट, अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको बोलेंगे करंट। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज वो भी आपके 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे, और करंट लाइबिलिटीज वो भी आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इनके सब हेडिंग्स को देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है, एक बार में आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहला आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि बैंक से आपने 5 इयर्स के लिए 10 इयर्स के लिए अगर कोई लोन ले रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई। या फिर आपने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं मार्केट में, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई। आपने कोई मॉर्गेज लोन ले रखा है, वो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई। ठीक है, और डिबेंचर्स भी फिर अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। एक तो डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश होते हैं, डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी होते हैं, डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या क्या, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जरूरत लग रही है तो लिख लीजिए। बैंक लोन, ठीक है, फिर डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश, मॉर्गेज लोन, ये सारे आइटम्स किस में आएंगे, आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए। फिर एक आइटम होता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अगेन अच्छी बात यह है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का डिटेल हमारे एग्जामिनेशन में इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। हमें इसको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ने समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस आइटम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट, आगे आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट आपके एसेट पार्ट में, दिस आइटम विल नॉट बी इवेल्युएटेड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाइए थर्ड आइटम, आपको क्या दे रखा है उसमें, थर्ड आइटम है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अगर कोई आपकी हैं, पब्लिक डिपॉजिट का वैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा, तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एज द नेचर टू बी स्पेसिफाइड दे रखा है, तो वो सारा अदर में आ जाएगा। और लास्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आपके क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बनाया था, एक आपने अकाउंट ओपन किया था प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का, तो वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। क्योंकि आप डिवेंचर्स को अगर 5 इयर्स में रिडीम करोगे, 10 इयर्स में रिडीम करोगे, और उसके रिडेम्पशन के टाइम पर आपने जो प्रीमियम चाहिए था उसके लिए प्रोविजन आपने अभी से क्रिएट कर दिया। जनरल एंट्री याद आई है ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो ये जो आइटम अगर मैं आपको देता हूँ एग्जामिनेशन में कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इसे आप हेडिंग और सब हेडिंग लिखिए। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल बी शोन अंडर द सब हेडिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड अंडर द हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए आपके। फिर आता है करंट लाइबिलिटीज में। करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या हो जाएगा आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है और कैश क्रेडिट हो सकता है, जो भी थोड़े बहुत समय के लिए अगर आपने कोई मनी बोरो किया है। फिर आगे आपका ट्रेड पेबल्स। चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि ट्रेड पेबल्स में कौन सी 2 आइटम्स आप इंक्लूड करेंगे। ट्रेड पेबल्स में 2 आइटम्स आपको मेनली याद रखनी है, तो कौन कौन सी हो सकती हैं। किसी के माइंड में नहीं आया? Bills payable. एग्जैक्टली, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो आपको ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लीजिए एग्जामिनेशन में दे दिया क्रेडिटर्स, बताइए इसके हेडिंग और सब हेडिंग, तो आप क्या लिखेंगे, क्रेडिटर का सब हेडिंग होगा ट्रेड पेबल और उसका हेडिंग होगा करंट लाइबिलिटीज। करंट है लाइबिलिटी। ना, इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर में से, बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ ये जरूर है कि वाइवा में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाइवा में जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है डायरेक्टली बोल देता है क्रेडिटर का बिल्स पेबल का हेडिंग सब हेडिंग बताओ और कॉल सिनेरियर का हेडिंग सब हेडिंग बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन वाइवा में पूछ लिए जाते हैं। और एग्जामिनेशन में जो आपका 80 मार्क्स का रिटर्न है उसमें तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनेगा, जिसमें टोटल 6 आइटम्स गिवन होंगे और 6 आइटम्स के आपको हेडिंग सब हेडिंग लिखने होंगे। ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स में टोटल 2 ही आइटम याद रखनी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और कोई तीसरा आइटम नहीं होगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग में मैंने आपको बता ही दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कैश क्रेडिट हो सकता है, और भी कोई शॉर्ट टर्म के लिए अगर नेचर टू बी स्पेसिफाइड वो आपको दे रखा है तो वो हो सकता है। फिर आपका आता है अदर करंट लाइबिलिटीज। तो आप जल्दी से मुझे कोई बता सकता है कि अदर करंट लाइबिलिटीज में सर क्या आ सकता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ बिल्कुल ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बिल्कुल बिल्कुल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिल्कुल करेक्ट है। और बताइए, एक दो और बताइए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने बिल्कुल करेक्ट बोला। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अलावा और क्या हो सकता है, सोचो सोचो सोचो। सर अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, करेक्ट है। और एक आइटम और सोचो जो मोस्टली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। चलिए मैं हिंट देता हूं, कॉल्स इन एरियर। बताओ क्या आ सकता है अदर करंट लाइबिलिटीज में, नहीं याद आ रहा?
देखिए कॉल्स इन एरियर इज शोन एज ए डिडक्शन टू द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. Sir, calls in advance. एग्जैक्टली, नाउ यू गॉट दैट. अनअर्न्ड पहले लिख देते हैं, अनअर्न्ड इनकम. ठीक है, ये भी आपका अदर में आता है. और कॉल्स इन एरियर को तो आप शो करते हैं एज ए डिडक्शन टू द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, लेकिन अगर कॉल्स इन एडवांस होगा तो कॉल्स इन एडवांस इज शोन under the heading, under the subheading other current liabilities. Calls in advance. अच्छा, मुझे कोई बता सकता है what will be the rate of interest on the calls in advance as per Companies Act 2013? So 8%. 8. 8 या फिर 12 ऐसे ही कुछ. ऐसे ही कुछ 12 या नहीं, 12%. The rate of interest paid over the calls in advance by the company to the shareholder as per the Companies Act 2013 will be 12% per annum. हालांकि इसका कैलकुलेशन और अकाउंटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये रेट तो पता होनी चाहिए. कॉल्स इन एरियर पे 10% पर एनम और कॉल्स इन एडवांस पे 12% पर एनम. तो अच्छी बात यह है कि अदर करंट लाइबिलिटीज के लिए आपको सिर्फ ये 3 आइटम याद रखनी है. कितनी अच्छी बात, मतलब बहुत शॉर्ट सिलेबस है, आपको ज्यादा 10, 20, 25 आइटम याद नहीं करनी है. अदर करंट लाइबिलिटीज के लिए आपको सिर्फ ये 3 आइटम याद रखनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम एंड कॉल्स एंड एडवांस. ये अगर आइटम लिखी हुई आती हैं तो उसका सब हेडिंग लिख देना अदर करंट लाइबिलिटी और उसका हेडिंग लिख देना क्या, आपका करंट लाइबिलिटीज. लास्ट में बचा आपके पास में शॉर्ट टर्म प्रोविजन. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपके पास क्या हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो सकता है, ठीक है, और प्रपोज डिविडेंड हो सकता है. तो इस तरह से आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो शॉर्ट टर्म के लिए आप बनाते हैं वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाता है. तो ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज के 4 हेडिंग्स को. इक्विटी एंड लायबिलिटीज के 4 पार्ट्स हैं. शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में 3 पार्ट्स हो जाएंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट एक है जिसके कोई हेडिंग सब हेडिंग डिटेल आपको समझने की जरूरत नहीं है. फिर आपके नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दोनों में 4-4 सब हेडिंग है. नॉन करंट में सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो करंट में उसका आगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग. फिर लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिखा था, उसकी जगह यहाँ पे अपने करंट लायबिलिटीज में आ गया ट्रेड पेबल. फिर आपका नॉन करंट लायबिलिटीज में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखा है, तो करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज लिखा है. मिलती जुलती हेडिंग्स हैं. नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लिखा है, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस लिखा है. बिल्कुल मिलती जुलती हेडिंग्स है. तो आई होप कि आपको बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला पार्ट बहुत अच्छी तरह से माइंड में सेट हो गया होगा. बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट जो एसेट्स का है, ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइमिंग आई हैव टू स्टॉप दिस क्लास हियर ओनली, क्योंकि ये सेशन ओवर होने वाला है. तो एसेट्स, बैलेंस शीट का एसेट पार्ट हम अपनी कल की क्लास में समझेंगे. यहां तक अभी अगर किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. और जो जो चीजें मैंने स्क्रीन पे लिखी थी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बिकॉज उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं.